Hey friends, what's good you all? I hope you are doing proper study at home. So उसी प्रॉपर स्टडी को मदद करने के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूं और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि बहुत वाइडली डिस्कस्ड है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसकी बहुत चर्चा हुई थी जब ये आया था। जी हाँ, टाइटल से आपको समझा रहेगा कि मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030, नेमली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, ये सेक्शन जब आया था तो एज आई टोल्ड यू कि बहुत चर्चा हुई थी इस सेक्शन पे, बहुत सारे डिबेट्स भी हुए थे इस सेक्शन पे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रिपरेशन करेंगे ही, साथ साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारा डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस सेक्शन को, ताकि जब आप एग्जाम में इस के ऊपर के क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ, लेकिन साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी इस सेक्शन से आपका पाला पड़ेगा, सो यू विल नॉट फील थ्रेटन, यू विल नॉट फील अफ्रेड बाय दिस प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। तो इस वीडियो को एंड तक बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही ईमानदारी से देखना, बिकॉज बहुत ही संजीदा मामला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के पर्पस के लिए भी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू द हिस्ट्री, और आई कैन से वी कैन डिस्कस द रीजन बिहाइंड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेक्शन 135। सो क्यों आया है ये सेक्शन 135? सो फ्रेंड्स, देखो, कोई भी कंपनी रहती है या फिर कोई भी एंटिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सोसाइटी में चलती है, सोसाइटी में काम करती है, ठीक है ना, वो इस सोसाइटी के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो कंपनी इस सोसाइटी के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करती है। जैसे कि लेबर होते हैं, लेबर कहां से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। लैंड किसकी है? सोसाइटी की है। एयर किसकी है? सोसाइटी की है। ये सुनो, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इस सोसाइटी के प्रति, इस दुनिया के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उनके, कि वो इस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ अपना योगदान भी अपने हिसाब से कर दे। अब आप बोलोगे, सर ये तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना, ये करना, वो करना, ये तो सारा गवर्नमेंट का काम है। जी हाँ, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इसके साथ साथ सोसाइटी, एक कंपनी का भी, एक एंटिटी का भी एक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होना चाहिए कि वो इस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ दे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कंपनीज एक्ट 2013 में एक नए सिरे से एक सेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ, जो था सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, ये सेक्शन जो है वो 1956 एक्ट में नहीं था। 2013 में जो नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए, उसमें ये एक सेक्शन आप ऐड कर सकते हो कि नए सिरे से ये सेक्शन उसमें ऐड करा गया है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि लॉ जो है वो सोसाइटी और जो कॉरपोरेट एंटिटीज है उसको एक इंटीग्रेटेड माहौल में एक साथ लेके आना चाहता है, ताकि जो सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं अपने कॉर्पोरेट एंटिटीज के, वो उसको कर पाए अलॉन्ग विद देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है ना, और इसका जो फायदा है, ये इसका फायदा जो होने वाला है वो उन लोगों को होने वाला है जो लोग उसी एंटिटी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसी एंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बेटरमेंट के लिए है। जो कि स्टेक होल्डर्स है, जो कि एम्प्लॉइज है, जो कि मेंबर्स है, या फिर जो भी लोग हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बेटरमेंट के लिए ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, अब सेक्शन 135 नाम से लग रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ये सेक्शन जो जो है वो बात कर रहा है। तो पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि क्या दुनिया में ऐसी कोई कंपनी है जो इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल भी करती है। तो चलो हम लोग डायरेक्टली इंटरनेट पे गूगल दादा से पूछते हैं कि गूगल दादा हमको बताओ कि क्या आज के दिन पे कोई कंपनी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती भी है या नहीं करती है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे CSR एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी। सो टॉप 10
टॉप नॉट 10 इंडियाज टॉप कंपनीज हु आर एंगेज इन द CSR एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ कंपनीज दिख रही है, टाटा केमिकल्स हो गए, अंबुजा सीमेंट्स हो गए, इन्फोसिस हो गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान जिंक, भारत पेट्रोलियम, कोका कोला मल्टीनेशनल, अल्ट्राटेक सीमेंट को। ये कुछ झलकियां है, कुछ एग्जांपल्स है जिन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है। अब इन्होंने क्या किया है थोड़ा एक ब्रीफली समझ लेते हैं। चलो बात करते हैं पहली कंपनी, दैट इज टाटा केमिकल्स। हाँ, टाटा इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ही पहले पायदान पे आप इस कंपनीज को पाओगे, इस ग्रुप ऑफ कंपनीज को पाओगे, ठीक है। तो देखो, टाटा केमिकल्स लिमिटेड आर कमिटेड टू सर्व नेशनल एंड लोकल डिप्राइव्ड कम्युनिटीज प्रेजेंट इन देयर एरिया ऑफ ऑपरेशंस। Their focus is highlighted in their initiative programs. Beacon further classified as blossom promotion and development of native handicrafts, enhance overall enhancing the quality of life, aspire education and vocational skill development, conserve, invest in biodiversity, natural resources and climate change management, leading to increase in environment sustainability, nature, हेल्थ केयर, सैनिटरी सॉल्यूशंस एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो ये सारी बातें जो है बताएंगे टाटा केमिकल्स, और इन सारी बातों का जो भी वो काम कर रहे हैं, जो कि बीकॉन के नाम से कर रहे हैं। बीकॉन यानी कि देखो यहाँ पे BEAC एंड एन और ओ भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके नाम से वो ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेल्थ केयर के में भी अपने काम कर रहे हैं, एजुकेशन एंड वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के बारे में काम करें ताकि लोगों को वोकेशनल स्किल्स डेवलप हो और वो लोग अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, उनको एक उनमें एक स्किल इंपार्ट करने का काम कर रहे हैं, जो टाटा केमिकल्स का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, जो उनका वो काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी को उनको कुछ देना है अपने से, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बेटरमेंट के लिए वो अपने सिरे से कुछ काम कर रहे हैं। तो बच्चों इसको ही तो बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंबुजा सीमेंट क्या कर रहे हैं? कमिटेड टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी लिव्स टू अनप्रिविलेज्ड। अंबुजा सीमेंट एम्फसाइजेस ऑन यूटिलाइजिंग द हिडन टैलेंट ऑफ पीपल। सो लोगों में जो हिडन टैलेंट है उनको ढूंढ ढूंढ के दे आर फोकसिंग ऑन जनरेटिंग द गुडविल अमंग्स द शेयर होल्डर्स। इन्फोसिस क्या कर रही है? एज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस प्रोवाइड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन टू इट्स सिटीजन। तो वो इन्फोसिस फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देने में अग्रेसर है, फिर क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इंक्रीजिंग दर आईटी स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी, मतलब आईटी के रिलेटेड वो कुछ ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं लोगों को। दे आर सेंसिटिव टुवर्ड विजिलेंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही ढंग से करो, इसके बारे में प्रमोशन वो लोग कर रहे हैं। तो बताएंगे ये सारी जो कंपनी आप देख रहे हो, क्या ये कंपनीज कुछ सोसाइटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फुलफिल कर रहे ही नहीं कर रहे? अगेन मैं अगर बात कर रहा हूं आईटीसी का, अगर आपने देखा तो आईटीसी ने, आप आईटीसी का नोटबुक अगर किसी के पास रहेगा, है ना, क्लासमेट के नोटबुक रहते हैं आईटीसी के, सो उसके पीछे आपने देखा रहेगा कि एवरी परचेस ऑफ द नोटबुक, उसमें से ₹1 ₹2, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट ₹1 ₹2 जो है वो जो क्या बोलते उसको, चाइल्ड एजुकेशन या फिर उसको बोलते विमेन एजुकेशन, ओके, जो छोटी छोटी बच्चियां होती है उनके एजुकेशन में वो प्रमोट करेंगे। यानी कि पैसे तो आपसे ले लेंगे लेकिन उसमें से ₹2 जो है वो वहां पे खर्च करेंगे, मतलब अपने प्रॉफिट से, अपनी कमाई से पैसा वो वहां पे खर्च कर रहे हैं। बताएंगे ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉन्साइसनेस गो हैंड इन हैंड फॉर टाटा मोटर्स। दैट इनिशिएटिव आर सेंटर्ड ऑन हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड। तो देखो वुमेन्स के लिए काम कर रहे हैं, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ सेंट्रिक काम कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन में काम कर रहे हैं। तो बताएंगे टाटा मोटर्स का ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन अपनी कमाई से वो कुछ पैसा खर्च करके इन चीजों के ऊपर अपना पैसा लगा रहे हैं। तो बच्चों इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसके पहले भी 2013 के पहले भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो ऐसे काम करती थी वॉलंटरली, लेकिन गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि अभी हमको लॉ में ही चेंजेस करके, लॉ में ही एक बात डालनी पड़ेगी जो कि बाइंडिंग है on such class of companies to do such kind of activity which will help the society to upgrade their lifestyle to betterment for the society.
क्लियर है? तो उसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सेक्शन नंबर 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेफिनेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अब पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को अगर आप पढ़ोगे तो आपको नहीं समझेगा, तो इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये जो भी बातें वो बोल रहे हैं ना, ठीक है ना, वो कहाँ पे दी है, ठीक है ना, मतलब कौन कौन सी बातें करने के लिए आपको बोला है। तो देखो बच्चों, शेड्यूल 7 में अगर आप आओगे, आपको पता है ना शेड्यूल 7 है ना, कंपनीज एक्ट में 7 शेड्यूल है, तो उसमें से पहला शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल आपको पता है। सेकंड शेड्यूल जो डेप्रिसिएशन के बारे में है, थर्ड शेड्यूल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो वैसे ही शेड्यूल 7 जो लास्ट का शेड्यूल है, इसमें आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्टिविटीज बोले कि कौन कौन से एक्टिविटीज एक कंपनी अंडरटेक कर सकती है टू कॉल इट एज अ सीएसआर एक्टिविटी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी वो एक्टिविटी है। पहले देखो, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutritional, promoting health care including preventive health care, sanitation including contribution to Swachh Bharat कोष, set up by central government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water। देखो कितनी सारी बातें। इरेडिकेटिंग हंगर मतलब कि जो भूखमरी है, ओके, उसको मिटाने के लिए आप कुछ काम करो, माने कि गरीब लोगों को खाना बांटो, अन्न छत्र वगैरह है उसकी शुरुआत करो। ये भी एक सीएसआर एक्टिविटी, जहाँ पे जो लोग हैं, जिन लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, वो लोग आके वहां पे खाना खाएंगे। मतलब कंपनी के नाम पे आप ये सारी बातें करो, कंपनी के खर्चे पे आप ये सारी काम करो। पॉवर्टी को मिटाने के लिए काम करो, यानी कि जैसे कि वोकेशनल स्किल को डेवलप करने का आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया, उन लोगों को आपने जॉब दे दिया, ठीक है ना, ये सीएसआर एक्टिविटी है। मल न्यूट्रिशन है ना, छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, वो जो अनाथ लोग रहते हैं, अनाथालय रहते हैं, वहां पे लोगों को ठीक से खाना भी नहीं मिलता है, तो उनको खाना दे दो। प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, अब जैसे कि कोरोना के चक्कर में आपको तो पता ही है, वहां पे हेल्थ केयर प्रमोट करना बहुत जरूरी है। आपने एक क्या बोलते उसको कि कुछ पीपी किट्स बांटे हॉस्पिटल्स में, या फिर आपने लोगों को सैनिटाइजर्स बांटे, तो ये भी बच्चों क्या होता है बोलो, एक सीएसआर एक्टिविटी में इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एनहांसिंग द वोकेशनल स्किल्स स्पेशली अमंग द चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल एंड लाइवलीहुड एडवांसमेंट प्रोजेक्ट, promoting gender equality, empowering the women, setting up homes, hostels for women, orphans, setting up old age homes, daycare center and such facilities for senior citizen, measures for reducing the inequality faced by socially and economically backward groups, ensuring the environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources, maintaining of quality of soils, air and water, including contribution of clean Ganga fund set up by the government for rejuvenation of the river Ganga, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेजेस, आर्ट कल्चर, जैसे कि आपको पता है अभी कि जो फोर्ट वगैरह होते हैं, नेशनल हेरिटेज होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने कुछ फंड खर्च किए, आपने कुछ पैसा खर्च करके उसको कॉन्जर्व करने की कोशिश की, तो वो भी एक सीएसआर एक्टिविटी मानी जाएगी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज को आप सेटअप कर सकते हो, मेजर फॉर बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्सेस वेटरन्स, वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स, यानी कि जो शहीद होते हैं लोग, उनके फैमिली को आपने कुछ फंड दे दिया, ये भी सीएसआर होती है। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स, उसको में आपने ट्रेनिंग प्रमोट किया। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, कंट्रीब्यूशन फॉर फंड्स प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्लम एरिया डेवलपमेंट, कितनी सारी बातें हैं। इतनी सारी बातें अगर आप करोगे तो आपको सीएसआर एक्टिविटी आपने किया है ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि बस 11 काम करोगे तभी सीएसआर होगा, नहीं, इसको छोड़ के और भी कुछ काम जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए है, तो उसको भी हम लोग सीएसआर मान लेंगे, लेकिन वो इसके रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हमको ये देखना पड़ेगा बच्चों कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इसको फॉलो करना है, फिर जिन्होंने ये करना ही है। लॉ कौन सी कंपनी के ऊपर ये मैंडेटरी बोलता है कि आपने इस चीज को फॉलो करना है, मतलब करना है, आपने सीएसआर एक्टिविटी करना है, मतलब करना है। तो देखते हैं क्या एप्लीकेबिलिटी है इस सेक्शन की। ठीक है, चलो, यस, तो हम लोग देख रहे हैं सेक्शन नंबर 135, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब लोग ध्यान देंगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है बोलो, ये इसकी है एप्लीकेबिलिटी। सो कौन सी कंपनीज के ऊपर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन जो है वो लागू है। ठीक है, चलो, सो आपको बोला है एवरी कंपनी, क्या बोला है, एवरी कंपनी, ओ माय गॉड, एवरी कंपनी मतलब एवरी कंपनी, इस इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उन सारे कंपनीज के ऊपर लागू है। लेकिन रुक जाओ, ठीक है ना, एवरी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट
5 करोड़ और मोर है, ओके, जिसका नेट प्रॉफिट, कोई भी कंपनी प्राइवेट पब्लिक लिस्टेड अनलिस्टेड जो भी हो, जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है, और अब और बोला है जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, और जिसका टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ और मोर है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है। सर इसको याद कैसे करें? देखो बेटो कि जो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, जो जो सबसे कम लिमिट रहती है वो नेट प्रॉफिट के लिए रहती है, जो उससे एक मीडिएटरी रहती है लिमिट वो नेटवर्थ के लिए होती है, और जो हमेशा सबसे ज्यादा जो लिमिट जिसकी होती है वो होती है टर्नओवर की। समझ गए बात को? तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के लिए 5 करोड़ का लिमिट डाला हुआ है, नेटवर्थ के लिए 500 करोड़ का लिमिट डाला हुआ है, और टर्नओवर के लिए 1000 करोड़ का लिमिट डाला हुआ है। अब ये कौन से टाइम का देखना है सर? तो ये देखना है अपने ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मान लेते हैं आप, अगर मान लो 2020-21 में हो, अभी आप 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में हो ना, तो इस साल में आपको सीएसआर एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके लिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये देखना है कि क्या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, और क्या आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर मोर है, या फिर क्या आपका टर्नओवर जो है, सॉरी टर्नओवर जो है, क्या वो 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन टप गई बच्चों, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपके ऊपर सीएसआर लागू हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपके ऊपर सीएसआर लागू है या नहीं है, उसके लिए आपको पिछले साल में, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर मतलब लगेज जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है पिछला, उसमें आपने ये तीन कंडीशन चेक करनी है, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ एंड टर्नओवर। बच्चों एग्जाम में आपको इसके ऊपर भी सवाल आया है कि राइट डाउन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर, फिर आपको केस स्टडी पूछा जा सकता है, आपको कुछ फिगर्स दिए जाएंगे, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर, और पूछा जाएगा कि बताओ क्या इस कंपनी के ऊपर इस साल सीएसआर के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। ओके, तो वापस एक बार, अगर मान लेते हैं किसी भी कंपनी का ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा टप जाता है, नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा टप जाता है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा टप जाता है, तो उस साल उसके लिए सीएसआर के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। अगेन 5 करोड़, 500 करोड़ एंड 1000 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़ एंड 1000 करोड़। 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो कि सबसे लो होता है नेट प्रॉफिट, मीडियम जो होता है वो नेटवर्थ का होता है, और सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, बोलो टर्नओवर का है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर ज्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, और टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। अगर है तीनों भी और है, तो तीनों में से एक भी कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई है पिछले साल में, तो आपके ऊपर इस साल सीएसआर के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो एवरी कंपनी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। एवरी कंपनी से वो कह रहे हैं इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, चलो मान लेते हैं एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अब ए लिमिटेड के ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस लागू हो गए, बिकॉज 5 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़ में से कोई एक कंडीशन उसके ऊपर लागू हो चुकी है, इसलिए सीएसआर के प्रोविजन उसके ऊपर लागू है। तो ए लिमिटेड ने सीएसआर करना ही है, साथ साथ बी लिमिटेड ने भी उसके सीएसआर के एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करना है। भले ही बी लिमिटेड में 500 और 1000 के प्रोविजंस जो है वो एक्सीड, उसकी लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं हो रही है। क्लियर है? अगेन अगर मान लेते हैं, उल्टा पढ़ लेते हैं, बी लिमिटेड है जो सब्सिडरी कंपनी है और ए लिमिटेड उसकी होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं सब्सिडरी कंपनी में 500 एंड 1000 करोड़ अगर फुलफिल हो जाते हैं, तो ए लिमिटेड ने भी क्या करना है, बोलो सीएसआर के प्रोविजंस को कंप्लाई कर देना है। ठीक है, तो एवरी कंपनी में क्या बोला है, इंक्लूडिंग इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। ठीक है ना, और साथ साथ इसमें फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड हो जाएंगी। ना व्हाट इज फॉरेन कंपनी?
यू ऑल नो व्हाट इज फॉरेन कंपनी। ओके, डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ईदर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू इट्स एजेंट, ईदर थ्रू फिजिकल मोड और इन द इलेक्ट्रॉनिकल मोड। ठीक है, तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी बोलते हैं। और अगर ये फॉरेन कंपनी बाहर के कंट्री में रजिस्टर है लेकिन इंडिया में धंधा करती है, तो उसके ऊपर भी अगर ये कंडीशंस वो फॉलो कर रही है, यानी कि नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ एंड टर्नओवर का, तो उसके ऊपर भी सीएसआर के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। क्लियर है बात? एनी डाउट अबाउट इट? ओके, चलो अब देखो, जैसे ही आपके ऊपर ये सीएसआर के प्रोविजंस लागू हो जाते हैं तो आपने करना क्या है। तो एवरी कंपनी हु इज विद इन दिस लिमिट, that company shall constitute, very important thing, CSR committee. That company should constitute what? CSR committee. उन्होंने एक कमिटी अलग से बनानी है जो बस सीएसआर के बारे में कामकाज करेगी। ठीक है, मतलब आपके ऊपर सीएसआर लागू हो चुका है, आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन सेक्शन 135 लागू हो गया है, तो जैसे ही लागू हो गया आपने क्या करना है, उस साल एक सीएसआर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, जो इस सीएसआर के ट्रांजैक्शन से फिर सीएसआर के प्रोविजंस को कंप्लाई करने में जुट जाएंगे। ठीक है, चलो अब आप मुझको एक बात बताएंगे कि मान लेते हैं यहां पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में सीएसआर के प्रोविजंस लागू हो गए। वाई? बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 1920 में 5 करोड़ 500 करोड़ या फिर 1000 करोड़ की लिमिट को उसने एक्सीड किया है, तो 2021 में सीएसआर के प्रोविजंस लागू हो गए। तो क्या एक बार लागू होने से जिंदगी भर के लिए सीएसआर के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, या फिर कुछ उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है? तो बच्चों यहां पे ये बोला है कि एक बार आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस लागू हो गए तो आपने उसको फॉलो करना ही है, जिंदगी भर फॉलो करना है। प्रोवाइडेड, एक ट्रिक है यहाँ पे, प्रोवाइडेड आप इस चक्कर से अपने आप को बाजू सरका सकते हो, आप अपने आप को इस चक्कर से आपका निपटारा हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखो 2021 में तो सीएसआर करना ही है। अब बात करते हैं अगले साल की, 21-22, 22-23 और 23-24। ठीक है, अगर मान लेते हैं इन 3 सालों में, गौरतलब करना, इन 3 सालों में 1 2 3, किसके बाद? जिसके बाद आपकी सीएसआर, उस साल के बाद जिस साल पे आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस लागू हो चुके हैं, उसके बाद अगर कंटिन्यूअसली, कॉन्जिक्यूटिवली यानी कि कंटिन्यूअसली 3 सालों तक अगर इनमें से एक भी प्रोविजन, इसमें से एक भी लिमिट को आप क्रॉस नहीं करते हो, मतलब 21-22 में ना आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, ना आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, ना आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। अगेन 22-23 में ना आपका नेट प्रॉफिट, ना नेटवर्थ, ना टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है, ना कि 23-24 में नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर 500 और 1000 से ज्यादा है। तो बच्चों 24-25 में आपको सीएसआर प्रोविजंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक कंडीशन है कि लगातार 3 सालों तक अगर आप इस लिमिट के किसी भी प्रोविजन को एक्सीड नहीं करते हो, या फिर इनमें से किसी भी लिमिट को एक्सीड नहीं करते हो, तो उसके अगले साल यानी कि इन 4th ईयर आपको सीएसआर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर 21-22, 22-23 और 23-24 में क्या करेंगे? हाँ, यहां पे आपको सीएसआर लागू है। मतलब इन 3 सालों में आपने क्या करना है, बोलो, सीएसआर फुलफिल करना है। क्यों? बिकॉज एक साल यानी कि 20-21 में क्या है, बोलो, आप के ऊपर सीएसआर के प्रोविजंस फॉलो हो चुके हैं। क्लियर है? समझे मेरी बात? एनी डाउट अबाउट इट? एनी डाउट अबाउट इट? सो कॉन्जिक्यूटिवली अगर 3 सालों तक अगर आप इनमें से किसी एक भी प्रोविजन को, लिमिट को एक्सीड नहीं करते हो, तो अगले 4th ईयर में आपको सीएसआर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपके ऊपर सीएसआर के प्रोविजन लागू हो गए हैं, वाई? बिकॉज 1920 में आपके आपने उन लिमिट्स को एक्सीड किया है, तो 20-21 में आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? समझे? एनी डाउट अबाउट इट? एनी डाउट अबाउट इट? नो? तो एक बात समझो यहां पे कि
if company is not covered in above limit for consecutive 3 financial year, then they are not required to follow CSR प्रोविजंस। मतलब उनको CSR प्रोविजंस लागू नहीं हो जाएंगे टिल दे मीट्स द क्राइटेरिया। मतलब जब तक वो इन क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे 24-25 में उनको CSR फॉलो करने की जरूरत नहीं है, 24-25 में भी उनके कुछ किसी लिमिट को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, 25-26 में भी क्रॉस नहीं किया, 26-27 में भी क्रॉस नहीं किया, लेकिन 27-28 में अपने क्रॉस कर लिया। फाइनेंशियल ईयर 27-28 में आपने क्रॉस कर लिया, तो 27-28 में आपको CSR प्रोविजन लागू नहीं होते, आपको 28-29 में आपके ऊपर CSR के प्रोविजन लागू हो जाते हैं। बिकॉज जिस साल आप क्रॉस करते हो उसके अगले साल आपको CSR के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? और अगेन आपको 29-30, 30-31 और 31-32 में आपको CSR फॉलो करना पड़ेगा। समझे बात? क्लियर है? पक्का? तो आपको अगर CSR के प्रोविजन से निकलना है तो आपको कॉन्जिक्यूटिवली 3 सालों तक इन लिमिट के बिलो रहना है, तभी जाके आपको अगले साल 4th ईयर आपको CSR के प्रोविजन लागू नहीं हो जाएंगे। अदरवाइज एक भी साल आपका लिमिट, तीनों में से एक भी लिमिट अगर टप जाता है तो आपके ऊपर CSR सालों साल लगता ही जाएगा। क्लियर है? पक्का? यस। तो ये है इसकी एप्लीकेबिलिटी। अगेन वापस, कोई भी ऐसी कंपनी इंक्लूडिंग ए सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी एंड ए फॉरेन कंपनी विच हैज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा अगर है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन द कंपनी हैज टू कॉन्स्टिट्यूट फॉर CSR कमिटी, जो CSR के ट्रांजैक्शन के या फिर CSR के एक्टिविटीज को अंडरटेक करेंगे। अगर मान लेते हैं कंपनी कॉन्जिक्यूटिवली 3 फाइनेंशियल ईयर तक किसी भी लिमिट में नहीं आती है तो उनको CSR के प्रोविजन उनके ऊपर लागू नहीं हो जाएंगे। क्लियर है बात? एनी डाउट अबाउट इट? नो? चलो अब बात करते हैं CSR कमेटी की। किसकी बात करते हैं? CSR कमेटी। मतलब एक बार आपके ऊपर 135 के लिमिट से आप ज्यादा चले गए तो CSR कमेटी फॉर्म करना जरूरी है। अब इस CSR कमेटी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। CSR कमेटी, CSR कमेटी। अब ये CSR कमेटी है क्या? अब CSR कमेटी होती है किसकी? बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो कंपनी में जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाजू में किया जाएगा और उनको एक CSR कमेटी का नाम दिया जाएगा। अब सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बस CSR का ही काम करेगा फिर कंपनी का काम भी करेंगे? बच्चों ये कंपनी का भी काम करेंगे, साथ साथ CSR का भी काम करेंगे, बिकॉज उनकी एक अलग कमेटी बनी हुई है। तो CSR कमेटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 और मोर डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी के 3 या फिर उससे ज्यादा डायरेक्टर्स इस CSR कमेटी में हो सकते हैं। मिनिमम 3 तो होनी चाहिए। इसमें से एक डायरेक्टर जो है वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके, एज पर सेक्शन नंबर 149। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? देखो वो जो डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं कंपनी में, वो अपने आप से रिलेटेड रहते हैं। रिलेटेड मतलब कि जान पहचान वाले रहते हैं। जैसे कि जो कंपनी को प्रमोट करते हैं वही जाके कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं आगे। हमने इनकॉर्पोरेशन में देख लिया था। लेकिन कुछ कंपनीज के ऊपर सेक्शन 149 के तहत कुछ ऐसा बोला हुआ है कि आपके कंपनी में आप जो जान पहचान के लोग इकट्ठा आके कंपनी को चला रहे हो, आपके साथ साथ एक ऐसा भी बंदा होना चाहिए जो आप से किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं है, जो आपके जान पहचान वाला नहीं है, जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट है, ताकि वो जो भी कामकाज कंपनी में चल रहा है उसको एक अनबायस नजरिए से उसको देखे। हो सकता है जो लोग मिलके मिली भगत करके कॉन्निवेंस करके जो जान पहचान के लोग हैं वो मिली भगत करके फ्रॉड करे, तो ऐसे वाले लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए एक त्रयस्थ इंसान जो बोलते हैं उसको, वो उस डायरेक्टर के बोर्ड पे होना चाहिए। उसको हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। तो CSR कमेटी में जो भी कमेटी है 3 या फिर उससे ज्यादा डायरेक्टर्स की, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। और साथ साथ एक अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो 2 और मोर क्या होंगे? बोलो, अदर डायरेक्टर्स, जो कि नॉर्मल डायरेक्टर्स है। सो 2 और मोर दी अदर डायरेक्टर्स उसमें होने चाहिए। सो CSR कमेटी में 3 या फिर उससे ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और बाकी बचे हुए डायरेक्टर्स नॉर्मल डायरेक्टर हो सकते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा है। अब व्हाट इफ
कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, है ना। कुछ ही कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन लागू है, जैसे लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लागू अपॉइंट करने की जिम्मेदारी है। अब क्या हो जाएगा अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही आपकी कंपनी के ऊपर अपॉइंट करने की प्रोविजन नहीं है, फिर आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में आपके सीएसआर कमिटी में कितने डायरेक्टर होंगे? 2 या फिर उससे ज्यादा, मतलब आप 2 डायरेक्टर के साथ भी एक सीएसआर कमिटी बना सकते हो। क्लियर है? जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो प्राइवेट कंपनी है, अब प्राइवेट कंपनी में जहां पे वेयर देयर आर ओनली 2 डायरेक्टर्स, है ना, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, है ना, बिकॉज मिनिमम 2 डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी है ना उसके ऊपर। पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी है, सो पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर तो मिनिमम होने चाहिए, तो 3 के 3 डायरेक्टर सीएसआर कमेटी में चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन व्हाट अबाउट द प्राइवेट कंपनी जहां पे मिनिमम 2 ही डायरेक्टर लगते हैं और सीएसआर में तो 3 डायरेक्टर बोले हैं कमेटी में होने चाहिए, तो यहाँ पे ये जो 2 डायरेक्टर्स है सीएसआर कमेटी फॉर्म्ड विथ ओनली 2 डायरेक्टर्स, तो उनके कमिटी में, प्राइवेट कंपनी के कमिटी में 2 ही डायरेक्टर काम करेंगे। भाई बिकॉज उनके पास तो 2 ही डायरेक्टर है। समझ गए बात को? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट अबाउट द फॉरेन कंपनी, ध्यान दो है यहाँ पे, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। फॉरेन कंपनी, अब फॉरेन कंपनी की सीएसआर कमिटी भी तो होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक अमेजॉन है, ओके, अमेजॉन जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, पीओबी इन इंडिया, तो ये कंपनी क्या बन गई? फॉरेन कंपनी बन गई। और फॉरेन कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर 5,500,000, 5,500,000, 5,500,000, 5,500,000 से ज्यादा टप जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर, इस अमेजोन के ऊपर क्या बोलो, सीएसआर के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। और एक बार सीएसआर के प्रोविजन लागू हो गए तो आपको सीएसआर कमेटी बनाना जरूरी है। तो फॉरेन कंपनी के सीएसआर कमेटी पे कितने लोग होने चाहिए? तो वहां पे आपके होने चाहिए 2 पर्सन, याद रखना इस बात को, वहां पे होने चाहिए 2 पर्सन। ये 2 पर्सन कौन से होने चाहिए? 1 पर्सन is from under section 380 and 1 is nominated by foreign company। एक बंदा जो रहेगा वो फॉरेन कंपनी नॉमिनेट करेगी, मतलब कि अमेजोन कंपनी जो है वो उसको नॉमिनेट करेगी। अमेजोन ने नॉमिनेट किया, किसको बोलो, मान लेते हैं अमेजोन ने जेफ बेजोस जी को नॉमिनेट कर लिया है, तो जेफ बेजोस जी उस कमेटी पे आएंगे। और एक बंदा जो सेक्शन 380 में जिस बंदे का नाम बोला है वो बंदा इस कमेटी में होना चाहिए। अब सेक्शन 380 तो अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, डिस्कस कर लेते हैं। चलो 380 में ऐसा कौन सा बंदा है? तो 380 में बोला है कि पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब वो बंदा कौन सा होना चाहिए? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब जेफ बेजोस जिसको नॉमिनेट किया वो तो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, और सीएसआर तो इंडिया में ही करना है, तो इंडिया में जो पर्सन रेसिडेंट है वो बंदा वो होना चाहिए, ओके। हु इज ऑथोराइज्ड टू एक्सेप्ट एनी कम्युनिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अब देखो अमेजोन का इंडिया में बिजनेस है, तो इंडियन कंपनी से कुछ लागू है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट जो एमसीए आरओसी जो है वो नोटिस तो भेजेगी, तो नोटिस किसको भेजेगी? यूएसए में भेजेगी? नहीं, तो अमेजोन ने क्या करना है, एक बंदे का अपॉइंटमेंट यहाँ पे कर देना है इंडिया में, जो कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, और उस बंदे के ऊपर सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन उस कंपनी के बिहाफ पे सब लोग उनको करेंगे, ठीक है। मतलब अमेजोन के बिहाफ पे दिस इज द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू एक्सेप्ट व्हाट, द ऑफिशियल कम्युनिकेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वो बंदा क्या होगा बोलो, वो जो बंदा है वो बंदा क्या होगा, सीएसआर कमेटी में आ जाएगा। तो फॉरेन कंपनी के केस में 2 पर्सन की सीएसआर कमेटी हो सकती है, एक बंदा सेक्शन 380 के अंदर जो कंपनी ने अपॉइंट किया है वो आएगा, और एक नॉमिनेट करेगा, कौन बोलो, फॉरेन कंपनी, जो भी उस कंपनी का नॉमिनेशन है, जो भी उस कंट्री का रह सकता है, कोई भी रह सकता है, तो उसको वो नॉमिनेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? एनी डाउट अबाउट इट? वापस एक बार रिवाइज करते हैं। सीएसआर कमेटी, तो सीएसआर कमेटी में 3 या फिर उससे ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, उसमें से एक होना चाहिए क्या बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और बाकी के बचे हुए जो लोग हैं वो नॉर्मल डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर मान ले कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उनके सीएसआर कमेटी में 2 या उससे ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट डायरेक्टर्स की है 2, और जिस प्राइवेट कंपनी में बस 2 ही डायरेक्टर है वो 3 डायरेक्टर कहां से लाएंगे, तो उनके लिए वो 2 डायरेक्टर की कमेटी बन सकती है। फॉरेन कंपनी के लिए
2 पर्सन की सीएसआर कमेटी होगी। 1 पर्सन, यहाँ पे देखो डायरेक्टर नहीं बोला है, यहाँ पे पर्सन बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे पर्सन नहीं, यहाँ पे डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे पर्सन बोला है। तो कोई भी पर्सन जो कि सेक्शन 380 के अंदर फॉरेन कंपनी ने उनको अपॉइंट किया है, वो बंदा क्या होगा बोलो, आपके सीएसआर कमेटी पे आएगा। और साथ साथ एक बंदा जो नॉमिनेट करेगी फॉरेन कंपनी, उस बंदे को सीएसआर कमेटी में बिठाया जाएगा उस फॉरेन कंपनी के लिए। क्लियर है? पक्का? मैं आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर है क्या बोलो? अगर नहीं है तो जिस पॉइंट पे क्लियर नहीं है वहां पे वीडियो जाके रिवाइंड करना और उन बातों को पढ़ लेना। आगे बढ़ता हूं। अब सीएसआर कमेटी तो फॉर्म हो गई, अब बताएंगे बच्चों कि इस सीएसआर कमेटी के ड्यूटीज क्या क्या होंगे। ठीक है ना, तो मैं कलर थोड़ा सा अलग लेता हूं। यस, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमेटी। ये सीएसआर कमेटी तो फॉर्म तो कर दिए, लेकिन इसके कमेटी के ड्यूटीज क्या क्या रहेंगे? देखो बच्चों, ड्यूटी है, पहली ड्यूटी, 3 ही ड्यूटीज है उसके। पहली ड्यूटी, फॉर्म्युलेट एंड recommend to board CSR पॉलिसी। ओके, एक सीएसआर पॉलिसी बनाएंगे, कौन? ये सीएसआर कमेटी, कि जिस पॉलिसी के अंदर वो लोग कंपनी ने क्या क्या काम करने हैं सीएसआर के रिलेटेड, मतलब कौन कौन से सीएसआर एक्टिविटीज कंपनी अंडरटेक करेगी, किस प्रकार से करेगी, कौन से एरिया में करेगी। फॉर एग्जांपल हमने देखा ना यहाँ पे कि जो ये है ना अपना, क्या बोलते हैं इसको, टाटा मोटर्स, यस। सो टाटा मोटर इनिशिएटिव सेंटर्ड ऑन हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन। तो ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन तो बात कर रहे हैं, ये उन्होंने फॉर्मुलेशन कर दी पॉलिसी। अब ये प्राइमरी एजुकेशन कौन से एरिया में वो देना चाहते हैं, कौन से एरिया के लोगों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो काम करना चाहते हैं, तो वो उस पॉलिसी में लिखा जाएगा। या फिर ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन है तो वो करना क्या चाहते हैं, क्या वो एग्जिस्टिंग स्कूल को डोनेशन देना चाहते हैं या फिर अपना खुद का स्कूल बनाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? अरे करना क्या चाहते हो, ये सारी बातें, कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर करोगे, उसका क्या प्रोग्राम रहेगा, डिटेल में वो सीएसआर पॉलिसी बनाएंगे और वो बातें वो क्या करेंगे, बोर्ड के सामने रख देंगे। ठीक है ना, रेकमेंड करेंगे, ये काम नहीं करते, ये बस क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और बोर्ड के सामने रख देते हैं। ठीक है ना, दूसरा काम करेंगे, रेकमेंडिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर। तो ये पॉलिसी बना दिया, उसमें कितना खर्चा हम लोग करना चाहते हैं, वो खर्चा वो क्या करेंगे, रेकमेंड करेंगे किसको, बोर्ड को। तीसरा, जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसको मॉनिटर करने का काम करेंगे। सो मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी। तो तीन ही काम है, देखो तीनों में सीएसआर पॉलिसी और ये सीएसआर। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, सीएसआर फॉर्मूले को, सीएसआर पॉलिसी को बनाते हैं, फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बाकी बचे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मान ले कंपनी में 10 डायरेक्टर है, उसमें से 3 का तो अपना सीएसआर कमेटी बन गया, तो 3 लोग क्या करेंगे, ये 10 लोगों को इंक्लूडिंग दिस 3 लोगों को क्या करेंगे, रेकमेंड करेंगे कि हमको लगता है कि ये बातें हम लोग सीएसआर के अंतर्गत कर सकते हैं, रेकमेंड कर रहे हैं। फिर उसमें कितना खर्चा होगा वो भी रेकमेंड करेंगे और साथ साथ उस सीएसआर पॉलिसी को मॉनिटर करेंगे। अब जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बातें मिल गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, देखो, सो बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो, बोर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी, ठीक है ना, वो क्या कर सकेंगे, वो एक तो अप्रूव करेंगे, ठीक है, अप्रूव कर देंगे, अप्रूव द सीएसआर पॉलिसी। अगर उनको लगता है कि नहीं 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 ये क्या वाहियात पॉलिसी बना है, इसमें थोड़ा चेंज करो, तो वो वापस से उनको भेज भी सकते हैं कि नहीं नहीं एक काम करो, इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, ऐसा नहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड एंश्योर दैट, एक बार अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो एंश्योर दैट एक्टिविटीज अंडर सीएसआर हैव बीन अंडरटेकन बाय द कंपनी। ठीक है, मतलब एक बार उन्होंने अप्रूव कर दिया कि प्राइमरी एजुकेशन करने वाले हैं, इस विलेज में जाके यहाँ पे इस स्कूल को डोनेशन देना है, तो उन्होंने ये सही में काम किया है नहीं किया है, ये चेक करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है, मतलब सीएसआर कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेकमेंड करेगी, फॉर्मुलेट करेगी पहले सीएसआर पॉलिसी, उनको रेकमेंड करेगी, उसमें वो कितना खर्चा करेगी, करना चाहिए उन्होंने, ये भी रेकमेंडेशन करेंगे। और आफ्टर गेटिंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम द सीएसआर कमेटी, board of directors either they approve, and once approved they will ensure that whatever activity has been approved by them has been actually undertaken by what the company। क्लियर है, पक्का? तो देखो सीएसआर कमेटी के क्या ड्यूटीज है, तो 3 ड्यूटीज है यहाँ पे। पहला, फॉर्मुलेट
एंड रेकमेंड टू द बोर्ड सीएसआर पॉलिसी। देखो 3 मार्क 4 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सीएसआर कमिटी। सो फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू द बोर्ड द सीएसआर पॉलिसी। दूसरा, रेकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर। एंड तीसरा, मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी। वापस एक बार, फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू द बोर्ड अ सीएसआर पॉलिसी। फॉर्मुलेट करेंगे और रेकमेंड करेंगे सीएसआर की पॉलिसी को। दूसरा, रेकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर। और तीसरा, मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी। मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी। और जैसे ही उनके पास वो पॉलिसी चलेगी, बोर्ड क्या करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, नहीं तो उसको रिजेक्ट करके वापस कमेटी के पास भेज सकते हैं। अगर एक बार अप्रूव कर दिया तो वो इंश्योर करेंगे कि जो भी एक्टिविटीज है जो कि सीएसआर पॉलिसी में लिखी हुई है वो एक्चुअली में अंडरटेक कर ली है किसने, बोलो, अपने कंपनी ने। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट अबाउट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखा यहाँ पे कि रेकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर। हमने ये भी देखा कि कंपनी अपनी कमाई से कुछ पैसा जो है वो एज अ सीएसआर एक्सपेंडिचर खर्च करती है। तो मान लेते कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट। तो बताएंगे बच्चों 100 करोड़ का 100 करोड़ एक्सपेंडिचर करेंगे सीएसआर में, तो बच्चा क्या बाबा जी का ठुल्लू, मतलब कंपनी सीएसआर 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 कर रही है, अब कंपनी को खुद को सीएसआर की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक कैप डाला हुआ है, ठीक है ना, कि कितना मिनिमम खर्चा करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लॉ ने बोला कि सीएसआर खर्चा कर दो, तो कंपनी ने 100 करोड़ में से ₹1 खर्चा कर दिया, ₹1 खत्म, हमने सीएसआर कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो कंपनीज एक्ट ने एक मिनिमम कैप डाला हुआ है कि कितना वो खर्चा कर सकेंगे या फिर कितना खर्चा उन्होंने मिनिमम करना ही है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं कितना मिनिमम खर्चा करना है। इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हुए थे, कंपनीज बोल रही थी नहीं 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 इतना खर्चा बहुत ज्यादा होता है वगैरह फलाना फलाना बातें, ठीक है ना, ये हुआ था। लेकिन उसके बावजूद ये परसेंटेज कम नहीं हुआ। तो अमाउंट ऑफ सीएसआर कितना खर्चा करेंगे, तो पहली बात, एवरी ईयर बोला है, एवरी ईयर अ मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, मतलब के मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। इतना खर्चा आपने इस साल जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं 20-21 में सीएसआर आपके ऊपर लागू है, तो 19-20, 18-19 और 17-18 में आपके जितना भी नेट प्रॉफिट था, तो यहाँ पे मान लेते हैं नेट प्रॉफिट था आपका कुछ 10 करोड़, फिर 15 करोड़ और फिर था आपका 20 करोड़। ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग लेते हैं, चलो 10 करोड़ यहाँ पे था, 15 करोड़ यहाँ पे था 25 करोड़, तो कितना हो गया, ये हो गया 40 और ये 50, तो यहाँ पे हो गया कितना बोला, 50 करोड़। तो पिछले प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में आपका नेट प्रॉफिट है 50 करोड़। सो 50 करोड़ का आपने मिनिमम 2% जो है वो खर्च करना है। तो 50% का 2% कितना निकल करके आता है, ये आता है 1 करोड़। सो 1 करोड़ का खर्चा कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है आउट ऑफ द इनकम अर्न्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में जितना वो खर्चा वो कमा रहे हैं उसमें से 1 करोड़ का खर्चा उन्होंने क्या करना है, बोलो, कर देना है एज ए सीएसआर। ओके, कैसे आया 17-18, 18-19, 19-20 में, क्लियर है पक्का। सो एवरेज नेट प्रॉफिट जितना आएगा उसका 2% आप क्या करेंगे, एज अ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे इन द ईयर 2021। अब आपको ये डाउट आएगा, सर अगर मान लेते कंपनी 1920 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है और 1920 में 500, 500 और 1000 का लिमिट एक्सीड कर दिया, तो 2021 में तो बट ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर ये तो सीएसआर लागू है, तो ये क्या फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों एवरेज कितना आएगा, 25 का 2% आएगा। अब ये एक्ट में लिखा हुआ है लेकिन अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे ही होगा। तो 25 करोड़ का 2% निकालेंगे, उतना आप 2021 में खर्च कर देंगे। क्लियर है? और एक डाउट आएगा, सर 17-18 में लॉस है, 5 करोड़ का लॉस है, 18-19 में लॉस है, सर 18-19 में 15 करोड़ का प्रॉफिट है, 19-20 में 25 करोड़ का प्रॉफिट है, तो कितना खर्चा करेंगे। तो सर यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए 5 माइनस 15 और 25 एवरेज निकालो, ये 10 हो गया, 10 और ये
35 करोड़। सो 35 डिवाइडेड बाय 3, ओके कितना आ रहा है एवरेज? ओ माय गॉड सॉरी, मैं थोड़ा गलत हो गया मेरा से। 50 करोड़ का एवरेज निकालना चाहिए ना हमने। यस यस यस। सो 50 करोड़ का एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 3 करना चाहिए। सो 50 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है यहाँ पे? कैलकुलेट करो। तो ये आ रहा है 16.67 करोड़। ओके ये आ रहा है एवरेज। तो आपने पहले एवरेज निकालना है। आई एम रियली सॉरी, मैं डेली 50 करोड़ का 2% ले लिया। सो आपका नेट प्रॉफिट है 10 करोड़, 15 करोड़ एंड 25 करोड़। तो 25 करोड़, 15 करोड़ और 10 करोड़, कुल मिला के 50 करोड़। 50 करोड़ का डिवाइडेड बाय 3, वाई बिकॉज एवरेज 3 निकालना है। तो 16.17 करोड़ आता है, इसका आपने 2% निकालना है। इसका आपने, तो ये आता है लगभग कुछ आएगा आपका लगभग आएगा आपका 16.67। तो ये लगभग आएगा आपका 33,33,33,000 इतना कुछ आएगा। सो कंपनी ने 2021 में 33 लाख, अराउंड 34 लाख लेते हैं। तो 34 लाख का अमाउंट जो है एज ए सीएसआर एक्सपेंडिचर कर देना है, बिकॉज आपने एवरेज निकालना है। क्लियर है? अब बात ही निकल करके आती है कि मान लेते हैं 17-18 में जो है सॉरी 17-18 में जो है कंपनी के पास लॉस है। 18-19 में कंपनी के पास 10 करोड़ का प्रॉफिट है। 19-20 में कंपनी के पास 15 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे बताएंगे बच्चों एवरेज प्रॉफिट निकालने के टाइम पे कैसे निकालेंगे। -5 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 3 या फिर जिस साल में लॉस है उसको एक्सक्लूड करेंगे। 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या करेंगे, या फिर आप निकालेंगे 0 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 3 क्या करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए बोला है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोविजन है ये काफी हद तक क्या हो जाती है बोलो, एप्लीकेबल हो जाती है। तो इसका एवरेज निकालो, कितना एवरेज होता है? 15 + 10 25 -5 20 20 डिवाइडेड बाय 3। सो ये आता है कितना बोलो, अराउंड कुछ आएगा आपका 7 करोड़। ओके मान लेते 7 करोड़। 7 करोड़ का 2% निकालो, जो भी आ रहा है उतना आपने एक्सपेंडिचर कर देना है। क्लियर है? पक्का? यस। सो अभी हमने क्या देखा कि एवरी ईयर कंपनी हैज टू स्पेंड मिनिमम 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। उसके रिलेटेड जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे वो अभी हमने डिस्कस कर लिए। अब ये जो एक्सपेंडिचर करना है जो कि 2% का है वो रूल्स में ये बताया गया है, सीएसआर रूल्स में ये बताया गया है कि कंपनी शुड प्रिफर टू द लोकल एरियाज। ओके मतलब कि आसपास का इलाका जो भी उनका है कंपनी का, उस एरिया में वो अगर इस एक्सपेंडिचर को करते हैं तो ये बढ़िया रहेगा। दे शुड प्रेफर, जो भी वो काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए वो उनके नजदीकी एरिया में अगर करेंगे तो बढ़िया है। हाँ अगर उनको उनके यहाँ पे ऐसे कुछ कंडीशंस उनको नजर नहीं आते हैं, सिचुएशंस नजर नहीं आता है जहां पे वो खर्चा कर सके, देन दे कैन गो आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। लेकिन प्रेफरेबल लोकल एरियाज, लेकिन ये विद इन इंडिया ही होना चाहिए। ओके इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब आप लोकल एरिया के बाहर जा सकते हो लेकिन इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है, सो मुंबई के एरिया में वो डेवलपमेंट अगर वो करेंगे तो ये प्रेफरेबली बढ़िया रहेगा कंपनी के लिए। ठीक है हाँ वो मुंबई को छोड़ के इंडिया में किसी भी जगह पे सीएसआर के एक्सपेंडिचर को कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया में होना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि कंपनी को 2% का खर्चा देने के लिए तो बोला है, लेकिन व्हाट इफ कंपनी डू नॉट स्पेंड द अमाउंट, अगर कंपनी ने पैसा खर्च नहीं किया तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट इन बोर्ड रिपोर्ट। सो उनका जो बोर्ड रिपोर्ट होता है सेक्शन 134 के अंदर, सेक्शन 134, उस सेक्शन 134 में जो बोर्ड रिपोर्ट बोला है उसमें उन्होंने लिखना है कि क्यों हम लोग इसका खर्चा नहीं कर पाए, उसका रीजन उन्होंने स्पेसिफिकली लिख देना है। ठीक है और वो पैसा जो है मान लेते हैं कंपनी को कुछ यहाँ पे हमने देखा ना 33 लाख रुपीज जो है वो खर्चा करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने 20 लाख ही खर्चा किया, बाकी बचे हुए 13 लाख का क्या। सो 13 लाख जो है वो पैसा वो सीएसआर फंड में वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ठीक है ना, सीएसआर फंड में पड़ा रहेगा, उसका उपयोग वो कंपनी के रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं कर सकते। हाँ इसमें और एक बात है बच्चों मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। चलो यहाँ पे मिनिमम 2% बोला है,
ओके, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने मिनिमम 2% खर्च करना है। सो मान लेते कंपनी का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 100 करोड़। ओके, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ आ रहा है, तो कंपनी ने 2 करोड़ का खर्चा करना है। लेकिन कंपनी बहुत ही भावुक होके कंपनी ने 5 करोड़ का खर्चा कर दिया। कितने का खर्चा कर दिया? 5 करोड़ का खर्चा कर दिया। 2 करोड़ का करना चाहिए था, 5 करोड़ का खर्चा कर लिया, 3 करोड़ का एक्सेस खर्चा कंपनी ने किया। तो क्या कंपनी 21-22 में अगर उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन है सीएसआर के लिए खर्चा करने का, तो क्या यहाँ पे वो सेट ऑफ कर सकते हैं? मान लेते हैं 21-22 में कंपनी को 4 करोड़ का खर्चा करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने क्या किया? 1 करोड़ का खर्चा किया और बोला कि पिछले साल हमने 3 करोड़ का खर्चा तो कर लिया ऑलरेडी, इसमें सेट ऑफ कर दो। तो ये बेटा अवेलेबल नहीं है। 20-21 में वापस आपको 4 करोड़ का खर्चा वापस करना पड़ेगा। सेट ऑफ की वगैरह प्रोविजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मिनिमम 2% बोला है, मैक्सिमम 100% आप कर सकते हो। क्लियर है? यस। अब ये जो खर्चा कंपनी कर रही है ना, सो कंपनी में यहां पे देखो, कंपनी में बिल्ड ओन सीएसआर कैपेसिटीज। मतलब कंपनी क्या कर सकती है? इन सीएसआर कमिटी को साथ में लेकर के अपनी एक ओन कैपेसिटी बना सकती है, जो बस स्पेसिफिकली सीएसआर के रिलेटेड ही काम करेगी। समझ पा रहे? जैसे कि मान लो कंपनी ने अपना खुद का एक एनजीओ बना लिया, कंपनी ने अपना खुद का ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट के बिहाफ पे क्या कर रही है? सीएसआर के काम कर रही है। और अगर कंपनी को ये झमेले नहीं चाहिए तो वो थ्रू एजेंसी भी कर सकती है। एक ऐसी एजेंसी जैसे कि एनजीओ हो गए, ट्रस्ट हो गए, जो बाहरी है, जो कंपनी के नहीं है, जो प्रीसीडिंग 3 सालों में उनका सीएसआर के रिलेटेड काम करने का उनका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड है। सो ऐसी एजेंसी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है 3 सालों का ऐसे काम करने में, ऐसे कंपनी के थ्रू भी क्या कर सकती है? वो अपने सीएसआर के कामकाज को कर सकती है, यानी कि उनको डोनेशन देके या फिर उनके थ्रू कामकाज करवा सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड इस चीज का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस फॉर सीएसआर एक्टिविटीज, मैं सीएसआर एक्टिविटीज के एक्सपेंसेस बोल रहा हूं, यानी कि अगर किसी को अपॉइंट किया तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा। जैसे कि कोई एजेंसी को, एनजीओ को हमने पैसा दिया, तो वो उनका कुछ खर्चा वगैरह भी मांगेंगे कि ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक प्राइमरी स्कूल चलाना है, तो स्कूल चलाने के लिए उनको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो ये भी जो भी सीएसआर एक्टिविटीज इनकर करने के लिए जो भी खर्चा होगा, दैट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। मतलब कंपनी को कितना करना है? 2 करोड़ का खर्चा करना है। 2 करोड़ का 5% निकालो, जितना आ रहा है, ठीक है ना? 2 करोड़ का 5% आएगा लगभग 10 लाख। सो आपका जो खर्चा है इसको खर्च करने का मतलब 2 करोड़ को खर्च करने का जो खर्चा है, हो सकता है ना भाई, किसी को अपॉइंट कर लिया कि जाओ ये करो वो करो। मान लीजिए गोर गरीबों में कंबल बांटने हैं, तो कंबल बांटने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद थोड़ी ना जाएंगे, तो उसके लिए वो लोगों को अपॉइंट करे कि जाओ हमारे बिहाफ पे ये बांट दो, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं ये 10 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए। मतलब आपके टोटल सीएस का जो भी खर्चा है उसके 5% से ज्यादा ये खर्चा नहीं होना चाहिए। पता चला 2 करोड़ रुपए उन्होंने ऐसी खर्च कर दिए कि 2 करोड़ का खर्चा करने के लिए 2 करोड़ का खर्चा कर दिए। नहीं, ये आपके टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? एनी डाउट अबाउट इट? ओके, चलो एक काम करेंगे, अभी आप इन सारे नोट्स को कॉपी डाउन करना चालू करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे मॉड्यूल में। मॉड्यूल से कुछ बातें हैं जो हमने भी पढ़नी है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले इन सारी बातों को एक बार अपने नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर लेना। कम ऑन फास्ट।
If you want, you can write down this practical examples also. कुछ थोड़े बहुत आपको मैसअप लगेंगे, लेकिन अगर ध्यान से ढंग से उसको देखोगे, अगर आपने लेक्चर ढंग से देखा हुआ है, तो ये जो भी मैंने लिखा हुआ है ये आपको समझ जाएगा, ठीक है। चलो, अगर किसी ने अब तक नहीं लिखा है या फिर किसी का कुछ लिखना बाकी है, हाँ यस, ये भी लिखना है। अगर इफ यू वांट राइट डाउन दिस आल्सो देन यू कैन डू दिस आल्सो, ठीक है। अगर किसी का लिखना बाकी है तो प्लीज उस जगह पे जाके स्क्रीन को पॉज कीजिए और वो सारी बातें कॉपी डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, कुछ बातें जो हैं वो हमने अपने मॉड्यूल से पढ़नी थी, तो ये कुछ बातें हैं जो हमने मॉड्यूल से पढ़नी है। यस, exceptions to the CSR activity ये पढ़ना बाकी है। Okay, the company CSR policy rules 2014 provides for some activity which are not considered as a CSR. Very important thing, कौन से एक्टिविटी अगर CSR करके करोगे तो हम लोग CSR नहीं बोलेंगे। पहला, the CSR projects or programs activities undertaken outside India, कि जो भी आप काम कर रहे हो अगर वो आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो ये CSR माना नहीं जाएगा। The CSR projects or programs or activities that benefit only the employees of the company. अगर कुछ बातें आपके एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए आप करते हो, भले वो CSR एक्टिविटी है, तो भी वो क्या नहीं मानी जाएगी, CSR एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। उसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे यस, तो ये वाला एग्जांपल आप उसके लिए पढ़ सकते हो, ठीक है ना, जहाँ पे ये बोला है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए घर बनवाया है और फ्री ऑफ कॉस्ट घर दिया है रहने के लिए, तो वो CSR नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टी को आप कुछ कंट्रीब्यूशन देते हो, कुछ फंड वगैरह देते हो अंडर सेक्शन 182, तो वो भी क्या नहीं बोलो, CSR नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके ऊपर आपको केस स्टडी बन सकता है। पहला, आउटसाइड इंडिया में आपने कुछ CSR किया तो CSR नहीं है। अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए आपने CSR किया, वो CSR नहीं माना जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी को आपने अगर फंडिंग दे दिया तो वो भी CSR एक्टिविटी में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नीचे एवरेज नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है ये समझाया है, ये मार्केट एज होमवर्क, आप इसको घर पे पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पे, इस एग्जांपल्स को आप जरूर घर पे पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ड्यूटीज ऑफ बोर्ड, यस, तो ये बातें हमने तो कर ली है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं अपने पेनल्टी के पास, कि अगर मान लेते कंपनी ने इन सारी चीजों को फॉलो नहीं किया तो क्या उनको पेनल्टी लगेगी। तो देखो, द कंपनीज एक्ट रिक्वायर दैट द बोर्ड रिपोर्ट्स आर डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी। सो बोर्ड रिपोर्ट में क्या होगा, सेक्शन 134 में जो बोर्ड रिपोर्ट है उसमें CSR कमिटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्पोजिशन है, उसको देना है, यानी कि 3 है, 4 है, 5 है, उनके क्या क्या नाम है, इनका डिस्क्लोजर करो। इफ ए कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, अगर मान लेते हैं 2%, एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट अगर आप करने में फेल हो जाते हो, द बोर्ड शैल डिस्क्लोज एंड स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट, ये तो हमने देख लिया। As per section 134 of the Companies Act, if the company fails to disclose such information, अगर मान लेते कंपनी ने ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में फेल हो जाती है, देन इट शैल बी पनिशेबल विथ, मतलब देखो यहाँ पे ये बोला है कि आपने 2% स्पेंड नहीं किया तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। पेनल्टी किसके लिए है कि आपने 2% का जो खर्चा है वो नहीं किया और आपने इसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया, तो आपके ऊपर पेनल्टी है विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज, मतलब कि 50,000 की पावती एक बार फटेगी, विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज, यानी कि 50,000 से लेके 25 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, तो 3 साल तक की उनको जेल हो सकती है, और विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपी विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपी, और विथ बोथ, यानी कि 3 साल की सजा, 50,000 से लेके 5 लाख की सजा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर है, पक्का, यस। तो ये है पेनल्टी प्रोविजन। पेनल्टीज को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और एक बात जो आपने घर पे बराबर से कंसिडर करनी है, दैट इज एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन अंडर शेड्यूल 7, यानी कि CSR एक्टिविटी में कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती है, इन बातों को आप थोड़ा सा याद करके जाएंगे एग्जामिनेशन में तो ये बढ़िया रहेगा, बिकॉज इसके ऊपर भी सवाल आए हैं कि कौन कौन सी बातों पे, कौन कौन सी बातें शेड्यूल 7 में प्रिस्क्राइब की है एज ए CSR एक्टिविटी। अगेन ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है, इसमें और भी सारी बातें ऐड हो सकती है। ओके, तो इसको होमवर्क मार्क करना ना। एंड
learn it properly and try to remember all these things from exam point of view. Okay, अभी इतनी सारी बातें मैं याद नहीं करवा सकता हूं आपको, बहुत सारी बातें हैं, आपको जो आसान लगते हैं, याद हो सकते हैं, उसका एक लिस्ट बनाना, इसके साइड में एक चिट्ठी लगा देना, ठीक है ना, CSR एक्टिविटी, एक 5-6 एक्टिविटी को लिस्ट डाउन कर दो, उतने याद कर लेंगे, बहुत हो जाएगा। ये 8 मार्क के लिए या फिर 10 मार्क के लिए सवाल नहीं आएगा, आएगा तो 4 या 5 मार्क के लिए मैक्सिमम सवाल आ सकता है, तो उसके लिए 5 या 6 एक्टिविटी मैंने याद कर लिए, तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो जो भी आपको आसान लगते हैं इसमें से, वो 6 बातें आसान जो चीजें हैं उसको याद करो, उसको रिमेंबर, उसको रटने की कोशिश करो और वो बातें याद रखो, उसमें साइड में चिट्ठी लगा के रख दो, ताकि जब भी आप रिवाइज करोगे तो वो आपके सामने चिट्ठी आ जाए और एग्जाम में आपको आसानी हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना सेक्शन में 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। रियली इंपॉर्टेंट बच्चों, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज लर्न इट बाय हार्ट, हो सकता है इसमें से एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन आ जाए। ओके, चलो, सो मैं रुकता हूं इधर ही आज के लेक्चर पे 135 के साथ। मिलते हैं अगेन किसी और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग प्रोविजंस को लेकर के आपके सामने मैं जरूर आऊंगा। उसके लिए आपने क्या करना है, इस चैनल की सब्सक्रिप्शन की जो घंटी है वो बजा देनी है, सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देना है और बेल आइकन हिट करना है, दैट व्हेनेवर आई विल बी ऑनलाइन अवेलेबल, आई विल पोस्ट एनी वीडियो, यू विल बी नोटिफाइड to the new videos. Okay, chalo, so again signing off, this is CA Mohit Prajapati. If you want any kind of video relating to the CA inter law, then you can post me by putting that in the comment box. I'll try to post the video on the same subject. So with this, bye bye, love you all, signing off, sayonara.